अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, जिसको लिखने वाले हैं सर चार्ल्स डिकेंस। हम अब तक इस नावल के ऊपर टोटल 6 लेक्चर्स बना चुके हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर जो है हमारा डील कर रहा है राइटर को, सेकंड एंड थर्ड डील कर रहा है नावल के इंट्रोडक्शन को, फोर्थ डील कर रहा है नावल की बुक 1 को, उसके बाद फिफ्थ एंड सिक्स डील कर रहा है हमारे बुक 2 को, और ये हमारा लास्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम लोग बुक 3 को डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हमारा नावल इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा हर एस्पेक्ट से। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर हमारे लेक्चर को हम करते हैं शुरू। अगर आपको याद हो कि बुक 2 की एंडिंग कहाँ पे हुई थी, बुक 2 की एंडिंग पे चार्ल्स डार्ने लेटर लिखता है अपनी वाइफ ल्यूसी को और अपने फादर को, मतलब फादर इन लॉ डॉक्टर मैनेट को, और वो लेटर लिख के निकल जाता है फ्रांस में पेरिस की तरफ। अब जब वो निकल गया तो बुक 3 में क्या हुआ, बुक 3 का नाम है द ट्रैक ऑफ अ स्टॉर्म। ठीक है, टाइटल सिग्निफिकेंस है, क्यों स्टॉर्म सिंबलाइज करता है हर्डल्स को, ट्रबल्स को, और यहाँ पे एक ऐसा रास्ता जहाँ पे इसको बहुत सारी ट्रबल्स फेस करना पड़ेगी अपनी लाइफ के अंदर, ये उसको इंडिकेट कर रहा है। एनी हाउ, अब वो फ्रांस की तरफ निकल गया। जब निकलता है तो इसको बड़ी डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ती हैं, हर जगह पे इसको एट एवरी स्टेप इससे सवाल पूछे जाते हैं, इससे इसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछा जाता है, इसको एक इमिग्रेंट कहा जाता है, इमिग्रेंट एवरमॉन्ड के नाम से इसको जाना जाता है। तो बहुत सी डिफ़िकल्टीज फेस करेगा ये अपने इस ट्रिप के ड्यूरेशन में। जब ये पेरिस के करीब पहुंचता है, अब क्या हुआ है, ये पेरिस के करीब पहुंचा, सोया हुआ था, रात का मिडल टाइम पीरियड चल रहा था, तो इसको वहाँ के लोग जगा देते हैं और कहते हैं कि ही इज़ टू बी सेंट टू पेरिस विद एन एस्कॉर्ट। ये एक एस्कॉर्ट के साथ पेरिस में जाएगा, इसको एक एस्कॉर्ट के साथ पेरिस में भेजा जाएगा। एस्कॉर्ट बेसिकली एक गार्ड को कहते हैं, एक डिफेंडर को कहते हैं, एक सेफ गार्ड को कहते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन इसको फोर्स किया जाता है कि आपने इस बात को एक्सेप्ट करना है। तो फोर्सिबली इससे ये बात एक्सेप्ट करवाई जाती है कि हाँ, ये एक एस्कॉर्ट के साथ जाएगा। और जो इसका एस्कॉर्ट होता है वो बेसिकली मोनियर डिफॉर्ज होता है। डिफॉर्ज वही जिसकी वाइन शॉप थी, ये वही पर्सन है जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का लीडर रहा है। एनी हाउ, सर डिफॉर्ज चार्ल्स डार्ने को अपने साथ लेकर निकल गए, और जब ये टाउन ऑफ बॉवे में एंटर होते हैं तो लोग शाउटिंग करना शुरू करते हैं, डाउन विद द इमिग्रेंट, डाउन विद द इमिग्रेंट, इसका नारा लगाना शुरू कर देते हैं। और चार्ल्स डार्ने वो समझ जाता है कि दैट ही इज़ इन ट्रबल नाउ, अब वो मुश्किल में है। और जब ये पेरिस में पहुंचते हैं, और डार्ने भी जब पेरिस पहुंच जाता है, तो इसको ज़बरदस्ती ला फोर्स प्रिजन के अंदर भेजा जाता है। डिफार्ज इसकी आइडेंटिटी रिवील करता है और बताता है कि ये जानता है कि डार्ने मैरिड है लूसी मैनेट के साथ। लूसी मैनेट डॉक्टर मैनेट की बेटी है। डॉक्टर मैनेट जो है वो एक रिस्पेक्टेबल पर्सन है इन द आइज ऑफ डिफार्ज। डिफार्ज उनका सर्वेंट रहा हुआ है। एनी हाउ, लेकिन ये जानने के बावजूद भी कि डॉक्टर मैनेट चार्ल्स डार्ने की शादी लूसी मैनेट से हुई है, फिर भी जो डिफार्ज है वो उसकी हेल्प नहीं करता, हेल्प करने से इनकार कर देता है। डार्ने को लव फोर्स प्रिजन में फेंक दिया जाता है ज़बरदस्ती, जहाँ पे इसको बड़ी हैरानगी होती है कि इसको दूसरे प्रिजनर जो मिलते हैं वो बहुत जेंटल पर्सन होते हैं। दे वर जेंटिल रिस्पेक्टेबल पर्सनस, और उनको देख के बड़ा हैरान होता है चार्ल्स डार्ने प्रिजन के अंदर। इसको इसके रूम के अंदर यानी कि जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है, और वहाँ पे ये सोचना शुरू कर देता है कि डॉक्टर मैनेट को शू मेकिंग क्यों करना पड़ी, ब्रिस्टल किस किस्म की जेल है, ये सब कुछ ये गौर करना शुरू कर देता है, सोचना शुरू कर देता है। फिर स्टोरी शिफ्ट होती है मिस्टर लॉरी की तरफ। मिस्टर लॉरी जो है उनका टेल्सन बैंक के अंदर, जो पेरिस में टेल्सन बैंक है, वहाँ पे उनके कुछ रूम्स हैं, और वो ये चीज़ जानते हैं कि नोबल मैन विल नॉट लिव टू कलेक्ट देयर मनी। अब वो जो नोबल मैन थे वो अपनी मनी को कलेक्ट करने के लिए नहीं बाकी रहे, और जो बाकी रहे हैं वो बाकी नहीं रहेंगे, मतलब जितने भी नोबल मैन है दे विल डाई सून। उनको बड़ी खतरनाक किस्म की आवाज़ें आती हैं, और ये खुदा की लाइक ही प्रेजेस गॉड, खुदा की तारीफ बयान करते हैं और कहते हैं शुक्र है कि मेरा पेरिस में कोई भी लव्स वन नहीं रहता, नो वन ही लव्स इज इन पेरिस। और अभी ये वाली बात ये कह ही रहे होते हैं कि शुक्र है जिससे मोहब्बत करते हैं, कोई भी ऐसा बंदा पेरिस में नहीं रहता। साथ ही डॉक्टर मैनट और लूसी भाग के मिस्टर लोरी के पास जाते हैं और बताते हैं कि डार्ने जो है वो मुसीबत में, उसको एक प्रिजन के अंदर बंद कर दिया गया हुआ है।
और डॉक्टर मैनेट जो है वो एक काफ़ी लंबा ड्यूरेशन बेस्टिल जेल के अंदर गुजार चुके हुए हैं, तो इसीलिए इनको जो रेवोल्यूशनरीज़ थे उनके वॉयलेंस का इनके ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो इनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। ये रेवोल्यूशनरीज़ बेसिकली डॉक्टर मैनेट को पसंद करते हैं, इसीलिए डॉक्टर मैनेट फैसला करते हैं कि वो चार्ल्स डार्ने के पास जाएंगे उसको फ्री करवाने के लिए इस प्रिजन से। मिस्टर लॉरी लूसी को रूम से बाहर भेज देते हैं ताकि वो प्राइवेटली डॉक्टर मैनेट के साथ सिचुएशन डिस्कस कर सके। अब वो दोनों मिलके देखते हैं कि लोग जो हैं एक मॉब खड़ा है, क्राउड खड़ा है, और वो अपने वेपन्स को ग्रिंडस्टोन के साथ तेज़ कर रहे हैं ताकि लोगों को मार सके। मिस्टर लॉरी बताते हैं डॉक्टर मैनेट को कि यहाँ पे जो ये लोग हैं काफ़ी ज़्यादा प्रिजनर्स को मार चुके हैं और ये अभी भी मार रहे हैं। तो डॉक्टर मैनेट आगे से कहते हैं कि मैं काफ़ी टाइम तक बेस्टिल के अंदर रहा हूँ और ये क्राउड जो है मुझे हीरो कंसीडर करता है। एनी हाउ फिर डॉक्टर मैनेट को लॉ फोर्स के अंदर लेके जाया जाता है। जाते किसके लिए हैं? चार्ल्स डार्ने को बचाने के लिए। और डॉक्टर मैनेट की बेटी यानी कि लूसी, जो कि चार्ल्स डार्ने की वाइफ है, मिस्टर लॉरी उसको अपने पास रहने के लिए जगह देते हैं। और साथ ही साथ उनको परेशानी भी हो रही होती है कि ये एक इमिग्रेंट प्रिजनर है जो कि जेल में है, यानी कि चार्ल्स डार्ने, उसकी वाइफ लूसी को अगर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ तो कोई यहाँ से इस वजह से जो टेल्सन बैंक है उसको नुकसान ना पहुँचे। इसीलिए क्या करते हैं ये लूसी की बेटी, डॉक्टर, मिस प्रोस, ठीक है, ये लोग थे, इनके लिए अपने अपार्टमेंट के करीब एक सूटेबल प्लेस ढूंढते हैं, एक सूटेबल अपार्टमेंट ढूंढते हैं। मिस्टर लॉरी के साथ यहाँ पे एक और पर्सन आया था, जेरी क्रंचर, जिसको मिस्टर लॉरी अपने लिए बॉडीगार्ड के तौर पे लाए थे। लेकिन अब मिस्टर क्रंचर जो है, जेरी क्रंचर, वो क्या कर रहे हैं, जिस घर में लूसी, उनकी बेटी, डॉक्टर और मिस प्रोस को रखा गया हुआ है, उस घर में उस अपार्टमेंट के बाहर एज अ गार्ड एक्ट कर रहे हैं। एनी हाउ प्रेजेंटली जो डॉक्टर मैनेट थे वो गए हैं चार्ल्स डार्ने के पास। तो मिस्टर लॉरी अपनी लॉजिंग्स में वापस आते हैं। जब वो अपने घर वापस आ गए तो यहाँ पे मॉन्सियर डिफार्ज जो है वो उनको मिलने के लिए आता है। सर डिफार्ज उनके पास डॉक्टर मैनेट का एक मैसेज लेके आते हैं जिसमें बताया जाता है कि डार्ने जो है वो सेफ़ है, लेकिन अभी डार्ने और डॉक्टर मैनेट दोनों में से कोई भी प्रिजन से वापस नहीं आ सकता। डिफार्ज लूसी के लिए भी मैसेज लेके आता है और डिफार्ज के साथ मिस्टर लॉरी जाते हैं लूसी के अपार्टमेंट में। जब डिफार्ज मिस्टर लॉरी जा रहे होते हैं लूसी के अपार्टमेंट में तो रास्ते में उनको मैडम डिफार्ज मिलती हैं, वो भी उनको ज्वाइन कर लेती हैं और फिर इकट्ठे होके अपार्टमेंट में लूसी के पास जो पहुंचते हैं और जाके उसके हस्बैंड का लेटर उसको देते हैं। और लूसी अपने हस्बैंड के लेटर को रिसीव करके बहुत ज़्यादा खुश होती है जब उसको पता लगता है कि जो उसका हस्बैंड है वो सेफ़ है, उसके फादर की इन्फ्लुएंस में है। इसी खुशी में वो मैडम डिफार्ज के हाथ के ऊपर किस करती है इन द रिस्पॉन्स ऑफ थैंक्स, लेकिन जो मैडम डिफार्ज है वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती आगे से। फिर मिस्टर लॉरी जो हैं वो इन सब फैमिली मेम्बर्स को कहते हैं कि जो मैडम डिफार्ज हैं वो आप सब की फैमिली को देखना चाहती हैं, जिनके अंदर लूसी, उसकी बेटी मिस प्रोस, जेरी क्रंचर आ रहे हैं। तो कहती हैं वो आप सब फैमिली को देखना चाहती है ताकि वो आपका ख्याल रख सके ड्यूरिंग अपराइजिंग इन द स्ट्रीट, कि स्ट्रीट में जब भी कोई लाइक मामला ख़राब हो तो उस दौरान ही आपकी पूरी फैमिली का ख्याल रख सके। इसलिए मिस डिफार्ज जो हैं वो आपकी पूरी फैमिली को देखना चाहती हैं। लूसी मिस डिफार्ज से कहती है कि उसके हस्बैंड का पूरा ख्याल रखना अगर पूरी कोशिश हो, लेकिन आगे से मैडम डिफार्ज कहती हैं कि उन्होंने बहुत सी प्रॉवर्टी और बहुत सी सफरिंग देखी अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन द ट्रबल्स ऑफ वन वुमन मीन लिटल टू हर, यानी कि जो एक औरत की ट्रबल है उसके लिए बहुत छोटी है, मैटर नहीं करती इतनी। अच्छा, अब इसके बाद स्टोरी शिफ्ट हो रही डॉक्टर मैनेट की तरफ कि डॉक्टर मैनेट 4 दिन हो गए हैं स्टिल जेल के अंदर ही हैं उसके साथ हमारा जो कलेक्टर है चार्ल्स डार्ने है उसके साथ, और इस ड्यूरेशन के अंदर 4 डेज़ के अंदर 1100 प्रिजनर्स को मारा जा चुका है। डॉक्टर मैनेट काफ़ी टाइम तक डार्ने के साथ ही होते हैं और डार्ने के जो मैसेजेस होते हैं वो लूसी तक कन्वे भी करते हैं और साथ ही साथ डार्ने की हेल्थ का भी ख्याल रखते हैं। वो डार्ने को रिलीज़ करवाने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। रेवोल्यूशन बहुत तेज़ हो जाता है, कई कई क्विंग और कई क्वीन जो है उनके सरों को काट दिया जाता है। और चार्ल्स जो है वो प्रिजनर एज अ प्रिजन कितनी देर तक रहता है? अ ईयर एंड 3 मंथ्स, ठीक है, 1 साल 3 मंथ्स तक वो स्टिल इन प्रिजन है।
और लूसी नहीं जानती कि उसका हस्बैंड स्टिल अलाइव है या डेड हो चुका हुआ है, क्योंकि काफ़ी टाइम गुजर गया है। और लूसी ने अपनी ऐसी रूटीन बना ली हुई है कि घर में उसको लगता है जैसे उसका हस्बैंड बिल्कुल ज़िंदा उसके सामने है, या फिर वो वापस आ जाएगा। वो एक बुक, एक चेयर रख के बैठती है और उसको रीडिंग करती है अपने हस्बैंड के लिए, या फिर अदरवाइज शी इज़ बिहेविंग एज इफ़ ही लिव्ड देयर, वो वहाँ पे ही है। उसके फादर उसको इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ पे एक प्लेस है जहाँ पे वो खड़े होके अपने हस्बैंड को देख सकती है, क्योंकि उस प्लेस में जो प्रिजन है जिसके अंदर उसका हस्बैंड बंद है, एक विंडो बनी हुई है और उस विंडो से उसका हस्बैंड अक्सर बाहर देखता है। तो लूसी फेथफुली पूरे यकीन के साथ उस जगह पे आगे पीछे 2 आवर्स ईच डे वॉक करने लग पड़ती है। यहाँ पे एक पर्सन होता है जैक। जैक जो है वो अब क्या बन चुका हुआ है, वुड सेवियर बन गया हुआ है, जो कि लकड़ियाँ काटता है। टोटल 5 जैक थे ना, उनमें से एक जैक की बात हो रही है जो कि लकड़ियाँ काटने वाला है। और वो उसने इसको नोटिस करना शुरू कर दिया कि ये लड़की रोज़ यहाँ पे आती है और मजाक उड़ाता था वो इसका, क्योंकि वो जानता था कोई ना कोई प्रिजन के अंदर बंद है इसका अपना। एनी हाउ दिसंबर के दौरान एक क्राउड होता है 500 लोगों का, जिसके अंदर ये जैक भी इंक्लूड होता है। और द वेंजेंस वेंजेंस बेसिकली मैडम डिफॉल्ट्स की बेस्टेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड है। तो वेंजेंस होती है। अब ये जैक और वेंजेंस लूसी के ऊपर गिर जाते हैं जब ये उस प्रिजन के इर्द गिर्द वॉक कर रही होती है। ये डर जाती है, लेकिन उसके फादर उसको रीअश्योर करते हैं कि दैट दे विल नॉट हार्म, हम कोई भी इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और इस वाक़े के अगले दिन ही चार्ल्स को कोर्ट में बुलाया जाता है। अब चार्ल्स इज ऑन अ लिस्ट ऑफ 23 पीपल टू बी ट्राइड टू द फॉलोइंग डे, ठीक है। 23 लोग थे उस लिस्ट में, इसका नेम था। इसने अपने सब दोस्तों को गुड बाय कहा प्रिजन के अंदर। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग इसको ट्रिब्यूनल में बुलाया गया। अब पूरा एक कोर्ट का सीन बना हुआ है जहाँ पे डिफार्जर्स भी बैठे हुए हैं फ्रंट रो के अंदर। डार्ने को एक इमिग्रेंट के तौर पे चार्ज किया गया, इसके ऊपर एक इमिग्रेंट का ब्लेम किया गया और लोग जो है शाउटिंग करे कि इसका सर काट दो, इसका सर काट दो। लेकिन अब क्या था, द फैक्ट दैट ही रिनाउंस्ड हिज अरिस्टोक्रेटिक टाइटल हैज़ नो बियरिंग। इसने अपनी एरिस्टोक्रेटिक टाइटल को रिनाउंस कर दिया था। अब मतलब इसने उस टाइटल को मानने से ही इनकार कर दिया, छोड़ दिया था। और वहाँ पे रिवील हुआ कि इसकी शादी लूसी से हुई, जो कि डॉक्टर मैनेट की बेटी है। जब ये बात पता लगी लोगों को कि अच्छा लूसी डॉक्टर मैनेट की बेटी है, डॉक्टर मैनेट की सारे रिस्पेक्ट करते हैं, ये सुनने के बाद सब ने चार्ल्स डार्ने के हक में आवाज़ उठाना शुरू कर दी। फिर इस बेस पे डार्ने को फ्री कर दिया गया, हर कोई इसे खुशी खुशी मिला। सबसे ज़्यादा खुश इसकी वाइफ लूसी हुई। लूसी अपने हस्बैंड से मिलने के लिए आई, अपने फादर को गले लगा के इसने अपने फादर को थैंक्स कहा। एनी हाउ डार्ने, लूसी सब वापस चले गए अपने घर पे। अब उसके बाद क्या होता है, डार्ने घर पे है, मिस प्रोस, जेरी क्रंचर, ये दोनों फूड की शॉपिंग करने के लिए डिफरेंट स्टोर्स पर जाते हैं। एक दफ़ा मिस प्रोस और जेरी क्रंचर घर छोड़ के शॉपिंग के लिए गए फॉर द सेक ऑफ परचेजिंग फूड। और उसी दौरान क्या हुआ, 4 आदमी घर में आए इनके और आके दोबारा से चार्ल्स डार्ने को विदाउट गिविंग एनी रीज़न अरेस्ट करके चले गए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ही हैज़ बीन denounced by Saint Antoine, specifically by Madame and Monier Deforge as well as one other person, कि इसके ऊपर अब जो केस किया गया था वो मिस्टर एंड मिसेस डिफॉर्ज ने किया था और एक और पर्सन था एज वन अदर पर्सन। इन्होंने इसके ऊपर केस किया। केस क्या है, स्टोरी क्या है, हिस्ट्री क्या है, कुछ नहीं पता, और इसको अरेस्ट करके चले गए हैं। वो क्या है आगे जाके रिवील होगा स्टोरी के अंदर। अब क्या है, मिस प्रोस और जेरी क्रंचर शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे। अब उनको तो नहीं पता कि डार्ने को दोबारा से अरेस्ट कर लिया गया हुआ है। ये कोइंसिडेंटली एंटर होते हैं डिफॉल्ट्स की शॉप में वाइन खरीदने के लिए। वहाँ पर मिस प्रोस जो है शॉप में एक आदमी को देखती हैं और चिल्लाने लग पड़ती हैं, क्योंकि वो आदमी बेसिकली इनका ब्रदर होता है सोलोमन प्रोस, जो एक ऑफिसर है फ्रेंच रिपब्लिक के अंदर। अब जेरी क्रंचर भी इक्वली शॉक्ड होता है, क्योंकि वो सेम आदमी को देखता है और उसको पहचानता है कि जॉन बर्सार्ड है, द इंग्लिश स्पाई, जो कि इंग्लिश जासूस है। तो सोलोमन और बर्सार्ड बेसिकली सेम पर्सन है। अच्छा, जेरी क्रंचर जो है वो बर्सार्ड का रियल नेम याद करने की कोशिश कर रहा था, इसका नाम क्या है,
तो उस टाइम पे सिडनी कार्टन पास से गुजरता है और वो कहता है इसका नाम जॉन बर्सार्ड है। फिर कार्टन जो है वो बर्सार्ड से बात करना चाहता है अकेले में। वो बरसात को अपने साथ टेल्सन में लेके जाता है, टेल्सन बैंक में। वहाँ पे इनकी मुलाकात होती है मिस्टर लोरी से। मिस्टर लोरी भी इसको पहचान लेते हैं क्योंकि ये एक विटनेस था डार्नेस के ट्रायल के अंदर। अब कार्टन तो जानता है बरसात की रियलिटी के बरसात फ्रेंच के अंदर फ्रेंच का बन के रह रहा है, लेकिन ये बिलोंग करता है इंग्लैंड से, तो वहाँ पे ये इंग्लिश का स्पाई है, जासूस है। तो ये इसको डराता है, थ्रेट करता है, कहता है मैं तुम्हें पकड़वा दूंगा और पकड़वा के मरवा दूंगा, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए डार्ने को फ्री करवाने के लिए। और ये बरसात को ये भी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक पर्सन रॉजर क्ले से बात भी कर रहे थे। बरसात कहता है कि जो क्ले है वो तो डेड हो चुका, वो तो आदमी मर चुका हुआ है, और इसका जो फ्यूनरल था वो लंदन में था। लेकिन जेरी क्रंचर आके यहाँ पे टांग लाता है और बोलता है कि नहीं, वहाँ की जो उसकी डेड बॉडी थी उसकी कफन के अंदर नहीं थी, वो जिंदा आदमी था। जेरी क्रंचर को किस तरह पता? क्योंकि जेरी क्रंचर कब्रें खोदा करता था, कब्रें खोद के उसको पता था कि कौन सी डेड बॉडी है, उसकी बॉडी के पार्ट सेल किया करता था। लेकिन जब जेरी क्रंचर ने रॉजर क्ले की डेड बॉडी को खोला तो देखा वहाँ पर डेड बॉडी थी ही नहीं, कफन खाली था। अब यहाँ पे क्या हुआ, सिडनी कार्टन के हाथ जॉन बरसात का वीक पॉइंट आ गया कि एक जासूस है और ये फ्रेंच में ऐसे रह रहा है जबकि ये इंग्लिश में ऐसे रहता है, और इसकी रियलिटी ये क्या है, ये बेसिकली एक स्पाई है, एक जासूस है जो फ्रेंच के अंदर नेगेटिव तौर पे फॉल्स नेम के अंडर रह रहा है, और इसका रॉजर क्ले के साथ भी लिंक है। अब उसकी कमज़ोरी इसके हाथ में आ गई तो फिर ये कर्टन की हेल्प करने के लिए तैयार हो गया। अब इसके बाद स्टोरी शिफ्ट हुई आगे। मिस्टर लोरी पूछते हैं क्रंचर से कि तुम्हें कैसे पता है कि रॉजर क्ले अपनी कब्र में नहीं था। अब यहाँ पे जो क्रंचर का हिडन प्रोफेशन था वो भी सामने आ गया। एनी हाउ उसके बाद बरसात इनकी कंपनी को छोड़ के चला गया, इसलिए कि ताकि वो इनकी हेल्प करे इस डील के ऊपर। फिर कर्टन जो है वो एक्सप्लेन करता है कि मैंने लास्ट टाइम उससे मिलने के बाद उसकी मरने से पहले उससे एक प्रॉमिस लेना है। फिर कर्टन जो है वो घर छोड़ के जाता है ला फोर्स प्रिजन की तरफ, और केमिस्ट शॉप से कुछ ड्रग्स पकड़ता है, और बचपन में इसने कोई दुआ सीखी हुई थी ये वो पढ़ता है। फिर उसके बाद मट्टी के अंदर, मडी स्ट्रीट के अंदर एक बच्चा होता है, ये उसकी मदद करता है। मतलब इसके सारे अच्छे एक्ट्स दिखाए जा रहे हैं अब। और नेक्स्ट डे ट्रायल होता है, ये सारी रात नहीं सोता। फिर उसके बाद जब डार्ने को लेके आया जाता है, लूसी उसको एक लविंग लुक देती है। अब ट्रायल शुरू होने वाला होता है। जब ट्रायल शुरू होता है वहाँ पे जो मतलब केस के अंदर नाम लेने वाले होते हैं, जिसको फंसाने वाले, इसके ऊपर एक्यूज करने वाले लोग होते हैं, वो 3 लोग थे। किसके ऊपर होते हैं? चार्ल्स जाने के ऊपर। वो 3 लोग कौन थे? एक तो मिस्टर एंड मिसेस डिफार्ट्स थे, ये 2 थे, और तीसरा नेम कहते हैं डॉक्टर मैनट का, कि मैनट ने भी इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, मैनट भी चाहता है कि इसको अरेस्ट किया जाए। जबकि वहाँ पे वो कहते हैं कि ऐसा तो इम्पॉसिबल है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर वहाँ पे जो मोनी और डिफार्ज होता है, सर डिफार्ज डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं जो कि डॉक्टर मैनट ने सेल इन द बेस्टिल के अंदर लिखे होते हैं। ठीक हो गया। अब वो डॉक्यूमेंट क्यों इम्पोर्टेंट थे? बेसिकली यहाँ पे इम्पोर्टेंट सीन है, ध्यान से सुनना आपने। डॉक्टर मैनट को जब सेल के अंदर बंद किया गया था बेस्टिल के अंदर, तो इन्होंने 1767 के अंदर चिमनी के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट लिख के छुपाए थे। वो बेसिकली इन्होंने अपने हाथ से कुछ खत लिखे थे, कुछ अल्फाज लिखे थे, और उसमें वजह बताई थी कि इनको इम्प्रिजन क्यों किया गया। वहाँ पे ये लिखते हैं जब ये यंग थे तब भी एक सक्सेसफुल डॉक्टर थे। तो वहाँ पे कुछ ट्विंस थे, 2 ट्विंस यानी कि जुड़वा लोग। उन्होंने इनसे बात करना चाहिए, उनसे बात करने गए। उन्होंने इनको कहा कि आप कैरेज में एंटर हुए, और उनके पास कुछ हथियार भी थे। मतलब ट्विंस 2 भाई हैं, 2 भाइयों ने इनको अपनी कैरेज में बिठाया हथियार दिखा के, और इन्होंने उनको पेशेंट की फर्दर डिटेल नहीं बताई कि पेशेंट कौन है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। फिर नैरेटिव में लिखा जाता है कि मैनेट जो है कैरेज के अंदर बैठ गए। उसके बाद इनको एक सोलिटरी हाउस में ले जाया गया। वहाँ पे ये औरत की चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं, चीखों की आवाज़ें सुनते हैं। कहता है वो एक खूबसूरत औरत थी जिसका सर नेम जो था डॉक्टर मैनट कभी भी नहीं जान पाए। उसको एक बेड पे बांधा हुआ था,
वो बात नहीं कर पा रही थी, उसको ब्रेन फीवर था। वो एक ही फ्रेज को रिपीट कर रही थी, माई हस्बैंड, माई फादर एंड माई ब्रदर। कहता है घर में एक और पेशेंट था, और दूसरा पेशेंट एक यंग पीजेंट था, वो उसका ब्रदर था, हु इज़ डाइंग ऑफ अ नाइफ वाउंड, जो एक चाकू के जख्म से मर रहा था। डॉक्टर मैनेट अपनी नरेशन में उस डॉक्यूमेंट में फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि जो नोबल मैन थे, ये जो ट्विंस थे, इन्होंने अपना फ्यूडल राइट इस्तेमाल किया अपने सर्व के साथ सेक्स करने का, उनको एक्सप्लॉयट करने का, उनकी वर्जिनिटी को ख़त्म करने का। लेकिन जो सिस्टर थी, ये विर्चुअस गर्ल थी, ये उनको करने नहीं, उनको अलाउ नहीं कर रही थी, वुड नॉट लेट देम कि वो इसकी वर्जिनिटी को ख़त्म कर सकें। लेकिन फिर उनके लॉर्ड्स ने उनको बांध दिया, उसके हस्बैंड को घोड़े की तरह कार्ट के साथ बांध दिया और उसकी डेथ का कॉज बने, जिससे उस लड़की के हस्बैंड की डेथ हो गई। फिर इन्होंने उस लड़की का रेप किया, फिर उन्होंने उस लड़की को लेकर आए और मारा। और उनमें से एक लड़का था, वो अपनी एक बहन को सेफ प्लेस पे लेके चला गया था अपनी बहन की हिफाजत के लिए। और वो लड़के ने फिर अपनी बहन को एक सेफ प्लेस जब लेके गया, तो फिर इस नोबल मैन के ऊपर अटैक किया। नोबल मैन क्रिटिकली वर्ड यूज़ किया गया। उसने इन नोबल मैन जो थे, ये दोनों आदमियों, उनके ऊपर अटैक किया, जिन्होंने इसके ऊपर एक फैटल स्टेप वाउंड दिया था, एक जख्म दे दिया था। और जैसे ही लड़का मरने लगा था, इसने इस नोबल मैन को और इसकी फैमिली को कर्ज किया, बद्दुआ दी थी। और डॉक्टर इस स्टोरी से बहुत डिस्टर्ब हुआ, बहुत परेशान हुआ, इवन कि और ज़्यादा परेशान हो गया जब पता लगा कि जो ये लड़की है वो प्रेग्नेंट हो गई है। फिर जो दोनों नोबल मैन थे, उन्होंने इस डॉक्टर को कहा कि जो कुछ भी यहाँ पे हुआ, तुमने जो कुछ भी सुना, तुम्हें सब कुछ सीक्रेट रखना है। अब डॉक्टर ने इनकी मेडिकल सर्विसेज की पेमेंट लेने से रिफ्यूज़ कर दिया। जब डॉक्टर ने इनकी पेमेंट लेने से रिफ्यूज़ किया, तो उस टाइम पे वो दोनों आदमी अलार्म्ड हो गए, होशियार हो गए। लड़की की डेथ हो गई और जो नोबल मैन थे, उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। डॉक्टर वापस आ रहा था अपने घर की तरफ, फिर इसने लेटर लिखा। ये जानता था कि अगर मैं कोर्ट को लिखता तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आना था, तो इसने एक लेटर लिखा मिनिस्टर को और वाइफ ऑफ द मार्क्स एवरमोंट, उनकी वाइफ को। और वहाँ पे जो इनकी वाइफ थी, मार्क्विस सेंट एवरमोंट की, वो बुलाती है डॉक्टर को और वहाँ पे क्लेरिफाई करती है कि जो नोबल मैन का लास्ट नेम था वो क्या था, और ये बताती है कि खुद बेसिकली शी इज़ द वाइफ ऑफ द मैन हु रेप द पीजेंट एंड वांट्स टू डू पेनेंस बाय फाइंडिंग हर लिविंग सिस्टर एंड डूइंग वेल बाय हर, बट शी डज़ नॉट नो वेयर टू फाइंड हर। कि वो कहती है कि जिस लड़की के साथ रेप किया गया, जिस मर्द ने किया, मैं उसकी बीवी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं जो उसकी बहन जो गुम गई, इसको छुपाया गया है, उसको ढूंढ के उसको फाइनेंस यानी कि उसको मदद करूँ, और जो ये सब कुछ हुआ, ये सब कुछ जो कुछ भी गलत हुआ है ना, इसका खुमियाजा भुगत सकूँ, इसको बैलेंस कर सकूँ। फिर उसके बाद ऐसा होता है, ना तो एवरमोंट की वाइफ जानती है कि वो कहाँ पे है लड़की, ना डॉक्टर मैनेट जानता है कि वो लड़की कहाँ पे है। फिर मार्क्स लीव्स विद हर सन, अपने बच्चों के साथ, वो बीवी है, अपना बेटा, बेटे का नाम चार्ल्स डालने हैं, उसके साथ जो ये लड़की थी वो जगह छोड़ के चले जाती है, इसी खौफ में कि जो एवरमोंट ने किया है इसका कर्ज मेरे बेटे को ना भुगतना पड़े। एनी हाउ उसी रात एक आदमी आता है डॉक्टर मैनेट के पास, वो इनको पकड़ लेता है और वो दोनों ब्रदर्स जो होते हैं वो इसका प्रोटेस्टिंग लेटर जला देते हैं इसके सामने ही। और फिर डॉक्टर मैनेट को बेस्टल जेल के अंदर फेंक दिया जाता है इन दोनों एवरमोंट्स की अथॉरिटी के ऊपर। डॉक्टर मैनेट डिनाउंस करते हैं उनको और उनकी फैमिली को, जो कि इनके लेटर के, इनके डॉक्यूमेंट के लास्ट वर्ड थे, आई अलेक्जेंडर मैनेट डिनाउंस टू द टाइम्स व्हेन ऑल दीज थिंग्स शैल बी आंसर्ड फॉर, आई डिनाउंस देम टू हेवन एंड टू अर्थ। ये था इनके डॉक्यूमेंट के ऊपर, जो डॉक्यूमेंट मिस्टर डिफार्ट्स को मिला था वॉल के पीछे उस सेल के अंदर जिसमें डॉक्टर मैनेट को रखा गया था। और ये डॉक्टर मैनेट ने उस बेस्टल जेल के अंदर बैठ के लिखा था, और इस लेटर के अंदर कई कुछ कन्फ्यूजन के आंसर्स थे। जैसा नंबर 1 था कि इनको जेल में क्यों बंद किया गया, रीज़न ये थी जो सारा सीन पीछे हुआ। आगे जाके फर्दर स्टोरी रिवील होगी, वो क्या होगी कि ये लड़की कौन थी जिसको रेप किया गया, मिस्टर डिफार्ज और मिसेस डिफार्ज ने क्यों इसके ऊपर ये केस किया, वो इसीलिए
कि एक लड़की उन्होंने कहा कि उनमें से गायब थी जिसको ढूंढने की कोशिश की गई, ठीक है, ताकि उनको पे कर सके। ऐसे ही हुआ था ना, एक बहन को तलाश करने की कोशिश की गई। वो बहन कौन थी? वो बहन बेसिकली मिसेस डिफार्ट्स थी, बिल्कुल मैडम डिफार्ट्स थी। और मैडम डिफार्ट्स बदला लेना चाहती थी जो इनकी बहन के साथ हुआ, जो इनके भाई के साथ हुआ, जो इनकी बहन के हस्बैंड के साथ हुआ, उन सब का। इसीलिए ये इनकी फैमिली को इनकी लास्ट रेस तक नहीं छोड़ना चाहती, एक एक बंदे को मारना चाहती हैं। ये आगे रिवील होना था स्टोरी के अंदर, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने लेटर पढ़ा तो मैं साथ ही कॉन्सेप्ट क्लियर करती जाऊँ कि ये रीज़न था पीछे इसके खिलाफ केस करने के लिए। और ये लेटर के पढ़ने के बाद, ये डॉक्यूमेंट के पढ़ने के बाद चार्ल्स डार्ने को सेंटेंस टू डेथ सुना दिया गया विद इन 24 और 24 घंटों के अंदर अंदर। लूसी इन सब के बाद अपने हस्बैंड को गले लगाती है और कहती है कि शायद ये आखिरी दफ़ा उनकी लाइफ के अंदर, और कॉन्डम्ड करती है, बहुत कॉन्डम्ड करता है ये हस्बैंड जो, मतलब इस ही इज़ कॉन्डम्ड, मतलब इसके बाद इसको कॉन्डम्ड कर दिया जाएगा। डॉक्टर मैनेट जो है वो माफ़ी मांगते हैं दोनों से कि मेरी वजह से तुम लोगों को ये सब कुछ फेस करना पड़ा, लेकिन आगे से डार्ने उनसे माफ़ी मांगता और उनको रोकता है, कहता है मेरी फैमिली ने आपके साथ बहुत बुरा किया, आपको ये सब कुछ फेस करना पड़ा, मैं तो आपसे मतलब आंखें मिलाने के भी काबिल नहीं हूँ। एनी हाउ डार्ने को ले जाया जाता है वापस सेल की तरफ और लूसी वहाँ पे बेहोश हो जाती है। कार्टन आता है उसके पास और उसको पकड़ता है और उसको पकड़ के कैरिज की तरफ लेके जाता है। उसके कान में विस्परिंग करते हुए कहता है अ लाइफ यू लव। डॉक्टर मैनेट फिर से उसको बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन इस टाइम उसको जाने नहीं दिया जाता। और इसके बाद कार्टन कहता है ही इज़ हैविंग अ प्लान। फिर स्टोरी चैप्टर 12 शुरू होता है, डार्कनेस नेम है। कार्टन जाता है डिफॉर्ट्स की वाइन शॉप पे और वहाँ पे एक्ट करता है जैसे उसको फ्रेंच आती नहीं है, तो पुअर एक्सेंट के अंदर वाइन मांगता है। वो उसका एक्सेंट बेसिकली फेक्ड होता है। और ये कार्टन इसलिए, क्योंकि कार्टन का ये एक्सेंट फेक क्यों है, क्योंकि कार्टन तो फ्रांस में पड़ा हुआ है, स्टीवर्ड के साथ स्टूडेंट रहा है फ्रांस के अंदर, तो ये फ्रेंच मैन की तरह बोल सकता है। लेकिन अगर ये फ्रेंच मैन की तरह बोलता तो ये डिफार्ट्स की जो कन्वर्सेशन थी वो नहीं सुन सकता था। तो इसलिए ये फेक एक्ट करता है कि उसको फ्रेंच नहीं आती, तो फेक एक्सेंट में, पुअर एक्सेंट में बोलता है और उनसे वाइन मांगता है। और वहाँ पे जाके डिफार्जस की जो कन्वर्सेशन है वो सुनना शुरू कर देता है। वो डिफार्जस जो है वो डार्ने के केस के बारे में बात कर रहे होते हैं। मैडम डिफार्ज कहती है कि रेवोल्यूशन जो है वो नहीं रुक सकता, हर सूरत में डार्ने को मरना ही मरना है। लेकिन जो उनका हस्बैंड है वो मॉडरेट दिखाई देता है। और यहाँ पे इनकी बातें सुनते सुनते सिडनी कार्टन को पता लगता है कि मैडम डिफार्ज ही वो सिस्टर थी जिनको वहाँ से बचाया गया एवरमॉन्ट ब्रदर से, बाय द ब्रदर हु डॉक्टर मैनेट सा डाई ऑफ अ स्टैब वाउंड। सो शी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल वेंडेटा अगेंस्ट डार्ने, तो इसीलिए वो डार्ने के बहुत ज़्यादा खिलाफ थी। कार्टन मिस्टर लोरी और डॉक्टर मैनेट के पास जाता है और मिस्टर लोरी को कार्टन कहता है कि मैं जो जो आपको डायरेक्शन दूंगा आपने उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है। मिस्टर लोरी एग्री हो जाते हैं। कार्टन फिर सिटी को छोड़ के जाने वाला जो सर्टिफिकेट होता है अपना मिस्टर लोरी को पकड़ाते हैं और साथ में बताते हैं कि जो मैडम डिफार्स की इंटेंशन क्या है अबाउट द फैमिली, अबाउट डार्ने। और वो मैडम जो डिफार्स हैं वो पूरी की पूरी फैमिली को डिनाउंस करना चाहती हैं। और साथ ही साथ सिडनी कार्टन मिस्टर लोरी को ये भी कहता है कि आपने लूसी उसकी बेटी को शहर से निकलने के लिए नेक्स्ट डे 2 PM तैयार रहना है। और जैसे जल्दी मैं मतलब जितनी जल्दी कार्टन अपेयर होगा आपकी कैरेज के अंदर उतनी जल्दी आपने उसको लेके निकल जाना है यहाँ से। मतलब अब इसका ये प्लान है, मैं आपको प्लान बता दूँ कि इसने सिडनी कार्टन और डार्ने की अपेयरेंस काफ़ी मिलती है ना, तो इसने अब डार्ने को बचाना है और डार्नी की फैमिली को भी बचाना है। किसके लिए बचाना है? रिजरेक्शन मैन बन के, लाइफ सेवियर बन के, क्राइस्ट लाइक फिगर बन के। क्या करना है इसने अब जाना है डार्ने के पास। जाने से पहले इसने लूसी की विंडो से बाहर देखना और गुड बाय कहना। ये किस लिए कर रहा है? लूसी के लिए कर रहा है, लूसी की खुशियों के लिए कर रहा है। क्या करेगा ये गया डार्ने के पास, जाके डार्ने को इसने सुंघवाना है ड्रग्स, उससे लिखवाना है लेटर लिखवा के उसके बाद इसने अपने और डार्ने के कर लेने कपड़े चेंज और फिर खुद डार्ने बन के वहाँ पे रहेगा और डार्ने को वहाँ से
ये बाहर भिजवा देगा कार्टन बनवा कर। एनी हाउ, ये तो अभी आगे होना है ना, लेकिन अब क्या हो रहा है वो बताती हूँ। चार्ल्स डार्ने जो है वो एक लेटर लिख रहा है, अपोलोजाइजिंग लेटर लूसी के लिए, जिसमें वो सॉरी कर रहा है कि मैंने अपनी फ्रेंच आइडेंटिटी तुमसे सीक्रेट रखी, और बता रहा है उसको कि मैं नहीं जानता था मेरी फैमिली के डॉक्टर मैनट से क्या कनेक्शन थे, और मेरी फैमिली कॉज बनी डॉक्टर मैनट के इम्प्रिजनमेंट की। जब तक कि डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा गया मेरे सामने तब तक मैं कुछ भी नहीं जानता था, मुझे रियलिटी के बारे में नहीं पता था। और ये डॉक्टर मैनट को भी लेटर लिखता है, मिस्टर लोरी को भी लिखता है, लेकिन कर्टन को नहीं लिखता। अब जॉन बर्साट, याद है आपको जॉन बर्साट के जो वीक पॉइंट कर्टन के पास थे, और कर्टन ने कहा था मैं डार्ने से मिलना चाहता हूँ, तुम मुझे मिलवाओगे। तो अब जॉन बर्साट क्या करता है, जॉन बर्साट कर्टन को डार्ने के पास लेके आता है एग्जीक्यूशन से कुछ घंटे पहले। कर्टन वहाँ पे आकर डार्ने को ड्रग दे देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है, उसको नींद चढ़ जाती है, उससे अपने कपड़े चेंज कर लेता है। जॉन बर्साट एंटर होता है सेल के अंदर, वहाँ से डार्ने को सेफली ले जाता है, और कर्टन जब वो सेल के अंदर ही रहता है मरने के लिए, एक जेलर आता है, जेलर सिडनी कर्टन को वेटिंग रूम में ले जाता है, जहाँ पे दूसरे प्रिजनर्स जो हैं सिडनी कर्टन को डार्ने समझते हैं और उससे मिलते हैं। वहाँ पे एक और औरत होती है, वो पहचान जाती है कि ये डार्ने नहीं है, लेकिन वो इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रखती है। और वहाँ पे दूसरी तरफ क्या होता है, एक कोच होती है जिसके अंदर डॉक्टर मैनट होते हैं, लूसी होती है, लिटिल लूसी होती है, मिस्टर लोरी होते हैं, और अनकॉन्शियस चार्ल्स डार्ले होते हैं। चार्ल्स डार्ले जो कि डिस्गास्ड होते हैं सिडनी कर्टन, उनके पास सिडनी कर्टन के आइडेंटिटी पेपर्स भी होते हैं। दे पास्ड आउट सेफली फ्रॉम द पेरिस, ठीक है, दे सेफली पास आउट ऑफ पेरिस से निकल जाते हैं। अब रास्ते में इनको रोका जाता है, जब ये रोकते हैं तो इनको खौफ होता है शायद ये पकड़े गए हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक आदमी होता है जो कि इंक्वायरिंग कर रहा होता है नंबर्ड गैलोटिन के, कि कितने लोगों को गैलोटिन के थ्रू मारा गया। गैलोटिन क्या होता है कि एक सर रख के काटा जाता है एक चाकू के साथ, बहुत बड़ा चाकू होता है, ठीक है। अब वो कहता है कि उसको ना गैलोटिन से लोगों को मारना बड़ा पसंद है, वो यही कहते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड क्या होता है, वेंजेंस जो कि मैडम डिफार्ज की दोस्त है, मैडम डिफार्ज और जो जैक है, उन पांच में से एक जैक, ये एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं वुड्स फेयर्स के शेड में। डिफार्ज क्रिटिसाइज करते हैं अपने हस्बैंड को कि तुम जो है ना डॉक्टर के ऊपर तुमने पिटी दिखाई, तुमने गलत किया है। और ये चाहते थे जितने भी फैमिली है डार्ने की उन सबको मार दिया जाए, कोई भी ना बचा उनमें से। तो इसीलिए ये करती है, ये जाती है लूसी को मारने के लिए उनके घर पे, लेकिन लूसी तो वहाँ से जा चुकी हुई है। और उनके घर पे कौन कौन है, उनके घर पे मिस्टर क्रंचर और मिस प्रोज है। एक तरफ चल रही है एग्जीक्यूशन, सर काटने की सेरेमनी, ठीक है, सेरेमनी का मैंने वर्ड क्रिटिकली यूज़ किया यहाँ पे, कि वहाँ पे सर कटना एक तरफ, जहाँ पे सिडनी कार्टर ने डार्ने को भगवा कर खुद आ गया, और ये बेसब्री से चाहती थी कि उसका सर कटता हुआ देख सके। और दूसरी तरफ क्या है, यह उसकी फैमिली यानी कि उसकी वाइफ को और उसकी बच्ची को भी मारने के लिए आती है। जब भी उसकी बच्ची को और उसकी वाइफ को मारने के लिए आती है, लेकिन वो उसकी बच्ची और वाइफ भी चले गए हैं यहाँ से कोच में बैठ के डांटने के साथ साथ। यहाँ पे मिस प्रोज होती हैं और मिस्टर क्रंचर होते हैं जो कि निकलने ही वाले होते हैं इधर से। अब जो मैडम डिफार्ज हैं वो यहाँ पे मारने हैं लूसी को, लेकिन यहाँ पे मिस प्रोज और मैडम डिफार्ज की कुछ हाथापाई हो जाती है, और उस दौरान मिस प्रोज के हाथों मिस डिफार्ज की जो पिस्टल है वो चल के मिस डिफार्ज को ही लग जाती है, और वहाँ से मिस डिफार्ज जो है उनकी डेथ हो जाती है। और उसी दौरान अपार्टमेंट से मिस प्रोस और जेरी क्रंचर दोनों निकल जाते हैं और पेरिस से निकल के वापस लंदन की तरफ जा रहे होते हैं। अब ये सीन तो हो गया, अब सीन दोबारा शिफ्ट हो रहा है वहाँ पे जहाँ पे इन सब का गैलोटिन के अंदर सर काटा जाना है। टम्बरल्स के अंदर बैठे हुए हैं लोग। कौन से लोग? वो लोग जिनके सर काटे जाने हैं। उनमें सिडनी कार्टन भी है, और वो लड़की जो कि सिडनी कार्टन की आइडेंटिटी को जान चुकी हुई है और वो सर कटने से डर रही है। सिडनी कार्टन उसका हाथ पकड़ लेता है, उसको कहता है मेरा हाथ जोर से पकड़ लो, और वहाँ पे सिडनी कार्टन किसी को भी नहीं देखता, सबको इग्नोर कर रहा है सिवाय उस लड़की के। सिर्फ वो उस लड़की को देख रहा है, जिससे उस लड़की के अंदर भी डेथ के टाइम कॉन्फिडेंस आ रहा है, और सेम चीज़ इसके अंदर भी है, सेटिस्फाइड है अपनी डेथ से। और दूसरी तरफ मिस वेंजेंस जो कि मैडम डिफार्ज की दोस्त हैं, वो ढूंढ रही हैं इधर उधर कि मैडम डिफार्ज कहाँ पे है, वो तो यहाँ पे नहीं है।
और जो लोग गेलेटिन से मर रहे हैं वो उनको मरता हुआ देख के बहुत खुश हो रही हैं। कार्टन एंड तक लड़की का हाथ पकड़ के रखता है और लड़की उसको थैंक्स कहती है कि इसने उसको सपोर्ट किया है। कार्टन कार्टन जो है बड़े ही पीसफुली से फिलोसॉफिकल फेस के साथ गेलेटिन की तरफ जाता है और यहाँ पे लाइन है, इफ ही कुड हैव स्पोकन प्रोफेटिकली ही वुड हैव फोरसीन द फ्यूचर ऑफ पीपल होम ही नोज। जैसा कि ये जानता है कि वो लोगों को जिनको जानता है उनका एक फ्यूचर देख पा रहा है कि लूसी और चार्ल्स डार्ने इंग्लैंड में वापस चले गए हैं विद ईच जनरेशन ऑफ हर फैमिली इंक्लूडिंग सन नेम्ड आफ्टर हिम, कि कार्टन के नाम पे इसका नाम रखा जाएगा बेटे का। और एंड पे जब इसकी डेथ हो जाती है, इसको जब मारा जाता है, तो इसके लास्ट वर्ड्स होते हैं, इट इज़ अ फॉर फॉर बेटर थिंग दैट आई डू than have ever done. It is a far better rest that I go to than I have ever known. मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन और मोस्ट रिमार्केबल कंक्लूजन, और यहाँ पे इसकी हो जाती है डेथ और यहाँ पे हो जाती है हमारी स्टोरी कंप्लीट। आई होप ये स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग भी लगी होगी और आपको सारे कॉन्सेप्ट्स इसके रेलेवेंट जितने भी हैं वो क्लियर हो चुके होंगे, कोई भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ हमारा ये नॉवल हुआ कंप्लीट।